आप अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज हम बात करेंगे हिंदी प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर। आज हम हिंदी प्रैक्टिस सेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, नए एग्जाम पैटर्न के अनुसार, सिलेबस के अनुसार यहाँ पे महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को भी कंबाइन किया गया है। हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस मिलेंगे, ग्रामर पोर्शन के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंबाइन किया गया है। यानी हिंदी पेडागोजी, हिंदी भाषा में 30 में से 30 लाने की कंप्लीट प्रिपरेशन की आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है, प्रैक्टिस पेपर होने वाला है। बाकी सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, जहाँ पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है। वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 का प्लेलिस्ट आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट जाइए, सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। यानी एक ही छत के नीचे सारे सब्जेक्ट को तैयारी होगी। यानी तैयारी यहाँ पे क्वालिफाइड 90+ अंक प्राप्त करने की है। 90 तो 90 अंक, आप यहाँ पे टॉपर भी हो सकते हैं, बशर्ते आपको सारी प्रोसेस जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए और समझ में आपको अनुसरण भी करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में भाषा शिक्षक की भूमिका क्या होती है। छात्रों को उत्तीर्ण करना, अनुत्तीर्ण करना, भाषा के प्रयोग की कुशलता का आकलन करना या सरल प्रश्न पत्र बनाना। तो मेरे प्यारे मित्र, सभी लोग जानते समझते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम और नमस्कार करते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में भाषा शिक्षक की भूमिका, मतलब जब आपकी नियुक्त होगी, जब आप भाषा के अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, तो अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण ये शब्द पेडागोजी में नेगेटिव होता है, पर सरल प्रश्न पत्र बना देना ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि हमें सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए बनाना था। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग की कुशलता का आकलन करना। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भाषा के मुख्य तत्व होते हैं ध्वनि, संकेत, चिन्ह, या ये सभी होते हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? सभी लोग बताइए। हिंदी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मातृभाषा हमारी हिंदी है। मातृभाषा अलग हो सकती सभी के, लेकिन कहते हैं ना हमारी मात की भाषा यानी घर की भाषा हिंदी ही बोलते हैं। तो भाषा के मुख्य तत्व क्या होते हैं? सभी लोग बताइएगा। राज्य की भाषा हिंदी है और मातृभाषा अपनी अलग अलग होती है। तो भाषा के मुख्य तत्व हमारे देखिए, ध्वनि भी होता है, संकेत भी होता है, चिन्ह भी होते हैं। ये तीनों हमारे कहला जाते हैं। उपरोक्त सभी ऑप्शन होगा। काफ़ी सरल प्रश्न था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, रिपीट हो सकता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बालक को भाषा शिक्षा की शिक्षा देने का माध्यम कैसा होना चाहिए? राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, द्वितीय भाषा या प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए? और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज़रूर आता है, ध्यान दीजिएगा। बालक के भाषा शिक्षण की शिक्षा देने की बात से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया था, लगभग हर पेपर में पूछा जाता है। तो भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम कैसा होना चाहिए? क्योंकि बच्चे, हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक के बच्चों की बात कर रहे हैं। इसलिए पहले बच्चा क्या सीख के आता है? मातृभाषा में। तो उसको स्टार्टिंग में मातृभाषा, शुरुआत में क्या करना है? मातृभाषा में ही शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, सभी लोग समझ गए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सभी को कमेंट करना है, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी को कमेंट करना है। आपका कमेंट, फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान है। जायसवाल सर अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का समान उद्देश्य क्या नहीं होता है? ये पिछली बार पूछा गया प्रश्न था। यानी आपके लिए जानना जरूरी होगा कि भाषा शिक्षण का समान उद्देश्य क्या होता है। बोलकर अपनी अभिव्यक्ति बताना, दूसरों को सुनकर समझना, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना या किताब खरीदना होता है। तो भाषा शिक्षण का समान उद्देश्य पूछा जा रहा है। देखिए, समान उद्देश्य क्या होता है? समान उद्देश्य है बोलकर अपनी अभिव्यक्ति बताना, दूसरों को सुनकर समझना, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, लेकिन किताब खरीदना, यह भाषा शिक्षण का समान उद्देश्य नहीं होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास या उपर्युक्त सभी की बात की जाती है। तो मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य सभी लोग बताना है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास। उपर्युक्त सभी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना। सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि क्या होती है? आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि, उपर्युक्त सभी होती है। सभी लोग बताइएगा। तो मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि की बात की जा रही है, ध्यानपूर्वक समझिए। तो मातृभाषा की जो प्रमुख शिक्षण विधि हमारी कहला जाती है, वह कौन सी विधि कहला जाती है? आपकी अनुकरण विधि कहला जाती है। सी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की।
अविभक्त इकाई में कक्षा में वतनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि इनमें से कौन सी कहलाती है? खेल विधि, अनुच्छेदन विधि, अनुरंग विधि या अनुच्छेदन अंतरंग, दोनों विधियों की बात कर रहे हैं। तो अविभक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि बताना। अब प्रश्न को समझिए, हमारा क्या कह रहा, अविभक्त इकाई की कक्षा में, कौन सी कक्षा है? अविभक्त इकाई की कक्षा है और उसमें वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि वह आपकी खेल विधि होगी, क्योंकि बच्चों में खेल खेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है प्राइमरी लेवल में। ये ध्यान रखिएगा, जिस लेवल का आप पेपर दे रहे हैं, ये भी अगर प्रश्न में नहीं कह रहा है, कोई नहीं बता रहा कि प्राइमरी है माध्यमिक क्या पूछा जा रहा है, तो आपका अपने अनुसार देखना कि हम किसका एग्जाम दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। बाकी हमारी हिंदी की टॉपर नोट्स भी आ चुकी है, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट ग्रामर क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं, ट्रिक बताई गई है पेडागॉजी के, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको बताया गया है। तो टॉपर नोट जिनको भी प्राप्त करना है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं 9630689598, इसमें व्हाट्सएप करेंगे, टॉपर नोट्स का डिटेल मिल जाएगा, कैसे प्राप्त होगा, किस प्रकार से आपको प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक आपके कौन है? BS ब्लूम, रॉबर्ट ग्लेसर, B.O. स्मिथ या I.K. डेविस की बात की जा रही। तो शिक्षण अधिगम प्रबंधन के प्रत्यय के प्रवर्तक और कोई नहीं है, आपके कौन कहलाते हैं? I.K. डेविस की बात करेंगे। जी हाँ, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। रॉबर्ट मैगर, रॉबर्ट मिलर, B.S. ब्लूम या B.O. स्मिथ की बात की जाती है, सभी लोग बताइए। तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण की बात की जा रही है, तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? B.S. ब्लूम, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं, या कह सकते हैं कि भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। क्या आप बता सकते हैं? सभी लोग बताइए। तो भाषा की प्रकृति के संबंध में जो कथन उचित ना हो, देखिए भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था, ये सभी लोग जानते हैं, समझते, हम पढ़ते आ रहे हैं। भाषा कठोरता, अब कठोरता शब्द दे दिया गया, मतलब ये निगेटिव हो गया। इसके बाद भाषाएं एक दूसरे में सन्निध फलती फूलती हैं, तो ये पॉजिटिव शब्द हो गए। एक दूसरे से मिलजुल कर रहना, फलना फूलना, ये तो पॉजिटिव हो गया। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पकड़ मजबूत है, बिल्कुल सही बात है। कोई भी चीज़ हो जितना अधिक हम बार करेंगे उसमें हम निखरते हैं, इसलिए बोलते हैं सभी क्लासेस सभी प्रैक्टिस सेट अटेंड करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकें। प्रीवियस पेपर हमने सॉल्व करके रखा, उसका भी प्लेलिस्ट बना है, उसको भी आप लोग अटेंड करें। तो भाषा की प्रगति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं कि भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती। कठोरता शब्द इस ऑप्शन को नेगेटिव बना दिया, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग होता है भाषा की समझ का, ध्वनियों का, निरर्थक शब्दों का, शुद्ध उच्चारण का। सभी लोग बताइए। एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है? निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसी दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ड्रिल और अभ्यास कार्य कहा जाता है, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य कहा जाता है, उपभोक्ता का प्रकार कहा जाता है, उपभोक्ता के प्रकार कार्य में निर्माणात्मक प्रकार की बात की जाती है। सभी लोग बताइएगा। किसी दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसी को ही ड्रिल और अभ्यास कार्य कहा जाता है। क्या है? ड्रिल और अभ्यास, जिसमें बच्चे स्वयं आनंद लेते हों। तो ना तो निर्मात्मक ले सकते, ना ही उपभोक्ता में, ना ही उपभोक्ता के प्रकार में ले सकते हैं। किस में ले सकते हैं? ड्रिल और अभ्यास कार्य में। तो ये पॉइंट्स आपको माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना। और अगला प्रश्न जो आपके पेपर में ही आया हुआ प्रश्न था, पूछा गया प्रश्न था कि साहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है, चित्र द्वारा, संवाद द्वारा, खेल द्वारा या लेखन द्वारा। तो आप सभी लोग जानते हैं साहचर्य विधि। साहचर्य विधि एक ऐसी विधि है जो हिंदी में पेडागॉजी में एक प्रश्न आता ही आता है, यानी साहचर्य विधि मतलब 1 नंबर पक्का। साहचर्य विधि से लेके एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये अपने माइंड में की मेमोरी में सेव कर लेना है, इस चैप्टर को क्लियर कर लीजिएगा। तो साहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा किस प्रकार दी जाती? खेलों द्वारा, खेल खेल में दी जाती।
ठीक है, सभी लोग समझ गए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी कमेंट करते रहिए, मेरे सभी शिक्षक बंधुओं, मेरे सभी प्यारे मित्रों, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा कि अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है कि शिक्षा का उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या इन सभी रूपों में होता है। अब शिक्षा में किसकी बात, कि शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्यों को वर्गीकरण, तो उद्देश्य में ज्ञानात्मक भी होता है, भावात्मक भी होता है, क्रियात्मक होता है। यानी हमें दिमाग से भी लेना है, भावात्मक भी सोचना है और क्रियात्मक भी सोचना है, क्रिया करके भी सोचना है। ये भी आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है और सभी लोगों को फीडबैक करना है, ठीक है। तो शिक्षा के उद्देश्यों के वर्गीकरण यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वे इन सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देता है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि। सभी लोग बताइएगा और सभी लोग फीडबैक कीजिएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सूक्ष्म मतलब छोटा होता है, स्थूल मतलब बड़ा होता है। तो छोटे से बड़े की ओर ये हमारा कौन सा शिक्षण सूत्र होता है? सभी लोग बताइएगा। छोटे से बड़े की ओर, सभी लोग बताइएगा। तो यहाँ पे सभी लोग ध्यानपूर्वक कमेंट करना है। तो हमारी वह कहलाती है निगमन विधि। जब स्थूल से सूक्ष्म की ओर बात करें तो फिर आपका वह आगमन होगा, लेकिन सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र पालना के स्पष्ट रूप से दिखाई देना मतलब निगमन विधि। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी बालक बालिकाएं किस विधि का अनुसरण करते हैं? आगमन, निगमन, प्रदर्शन या प्रोजेक्ट विधि। सभी लोग बताइए। तो प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी बालक बालिकाएं जिस विधि का अनुसरण करते हैं वही विधि आपकी स्क्रीन पर जो दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आगमन विधि होगा। क्योंकि उदाहरण की बात करते हैं, प्रयोगशाला में कुछ उदाहरण पेश किए जाते हैं, उदाहरण देकर उसमें सिद्ध किया जाता है, इसके बाद में नियम बनता है। तो उदाहरण यानी आगमन विधि की बात करें। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि से उत्तम होगी? व्याख्यान, समस्या समाधान, आगमन विधि या निगमन विधि। सभी लोग बताइए। देखिए, प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों को तो नियम तो हो नहीं सकता है, निगमन विधि इसलिए कैंसिल हो जाएगी। समस्या समाधान विधि ये भी नहीं हो सकती, व्याख्यान विधि व्याख्या भी नहीं बताई जा सकती है। लेकिन उत्तम जो सबसे होती है वह आगमन विधि, मतलब उदाहरण देकर बताना। बच्चों को कैसे बताना? प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए सबसे विधि है उदाहरण देकर बताई गई विधि, ये सबसे बेस्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही सिंपल है, स्वर व्यंजन ये तो आपसे बनना चाहिए, ग्रामर पोर्शन का प्रश्न है। तो स्वरों में हमारे कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। अब आप बोलेंगे कौन कौन सा होते हैं, ये भी ऑप्शन भी आ सकता है कि कौन सा स्वर नहीं है और 4 ऑप्शन दे दिया जाए। तो छोटा आ बड़ा, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ, ये हमारे हिंदी के स्वर होते हैं, इसे स्वरों में शामिल किया गया है। लेकिन हिंदी भाषा में ऋषि को भी आधा स्वर माना गया है, इसलिए ध्यान दें। अर्धस्वर जिसे कहते हैं, तो जो ऋषि होता है इसे अर्धस्वर के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान दें। प्रश्न आ सकता है कि अर्धस्वर के नाम से कौन सा इसमें से वर्ण होगा, और जो ऋषि और ला है इनका प्रयोग नहीं होता है हिंदी भाषा में। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम में किसी भी प्रकार से किसी टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला, हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 40, 47, 31, 33। सभी लोग बताइएगा। तो अगर मूल व्यंजनों में हम संख्या की बात करते हैं, सभी लोग जानते हैं 33, 33। जी हाँ, हिंदी भाषा में अगर मूल व्यंजन शब्द आए तो ये ध्यान देना, मूल व्यंजन यानी 33। इसके बाद अगला प्रश्न, इनमें से धात्विक शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, अयादि, व्यंजन या संधि होती है? सभी लोग बताइएगा। धात्विक शब्द में कौन सी संधि? तो धात्विक में हमारी जो शब्द जो दिया गया है, यहाँ पे जो धात्विक शब्द दिया गया है ना, इसको ध्यानपूर्वक समझना है। यण संधि इज द राइट आंसर होगा। और इसमें क्या क्या शामिल होता है? छोटा ऊ शामिल होता है और छोटी ई शामिल होती है, बराबर वा और छोटी ई। इसमें धात्विक हमारा कौन सा हो जाएगा? तो यण संधि हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझना, फीडबैक करना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द जो है नयन का पर्यायवाची नहीं?
नेत्र, लोचन, कादम्बरी, चक्षु, सभी लोग बताइए। नयन का पर्यायवाची नहीं है, और इसी प्रकार से पिछले बार पूछा गया था। नहीं वाले ज़्यादा जो है प्रश्न पूछे जाते। तो नेत्र, लोचन, कादम्बरी, चक्षु, सभी लोग बताइए। तो आप सभी लोग जानते समझते कि नेत्र और लोचन, चक्षु ये हमारे किसके हैं? नयन के पर्यायवाची। तो कादम्बरी के पर्यायवाची, कादम्बरी के कोकिल, कोयल, सरस्वती, वाणी, ये किसके हो जाएंगे? कोयल के पर्यायवाची हो जाएगा कादम्बरी। इसके बाद अगला प्रश्न, खाली स्थान में मात्राएं 26 मात्राएं होती हैं, 14-12 यति पर होती है, चरण में अंत लघु और गुरु होता है, लघु और गुरु होना आवश्यक है। गीतिका छंद, उल्लाला छंद, दोहा छंद या कुंडलिया छंद का हो जाएगा? सभी लोग बताइए। गीतिका छंद। अब जो गीतिका छंद होता है ये आप लोगों को ध्यान समझना है। 26 मात्राएं यानी 14-12 के यति पर चरण के अंत में क्या होता है? लघु गुरु होता है गीतिका छंद, और 14-12 के यति पर चलता है। जो गुरु की सेवा मैं कना करूं, क्या है? जो गुरु की सेवा मैं करूं, जगत भी करने लगे, गुरु निज सेवक का अज्ञान हर ज्ञान देने लगे। गुरु ज्ञाना से उजियारा इस संसार में बढ़े, काहे जगत में अज्ञानी पाप सूली पर चढ़े। ये किसका है? गीतिका का उदाहरण एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। निराशा में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। जी हाँ, आपका जो प्रश्न कह रहा है निराशा, इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? विसर्ग, व्यंजन, दीर्घ या यण संधि होती? सभी लोग बताइए, सभी लोग फीडबैक कीजिए। जी हाँ, निराशा में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। तो निराशा में विसर्ग संधि होती, नि धन आशा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? नि धन आशा हो जाएगा। नि धन आशा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? निराशा। विसर्ग संधि की बात करेंगे तो संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, लोकोक्ति, मुहावरे, एक शब्द एक वाक्य, ये आपकी ग्रामर के पोर्शन है। अगला प्रश्न है काव्य की रचना। रचनाकार भी एक पूछा गया था, कोई काव्य दे दिया गया है उनसे प्रश्न, और रचनाकार पूछा गया था पिछली बार। तो इस बार भी पूछा जा सकता है काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है, जो इम्पोर्टेंट है आपके। ठीक है, रचनाकार में जो जीके क्वेश्चन है तो आपके मंगलेश हैं, जयशंकर जी हैं, सूर्यकांत जी हैं, गिरजा कुमार जी हैं। तो जब भी काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार पूछा जाएगा तो आपको एक ही जवाब देना, कुकुरमुत्ता अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला, कुकुरमुत्ता निराला, याद रखिएगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार मंगलेश, जयशंकर, सूर्यकांत। ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला प्रश्न ले रहे हैं जो आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन करेंगे, और आज हम टोटल 25 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, जिसको आप लोगों को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। तो अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कोहलबर्ग, स्टनबर्ग, थार्नडाइक या जीन पियाजे जी? ये आपको कमेंट करके बताना। जी हाँ, अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे ये आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। और 25 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर क्या रहा है, आपका फीडबैक क्या रहा है, ये भी आपको कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। और ये क्लास, ये प्रैक्टिस सेट डेली चल रही है आपको 11:30 एवं 7 PM में। तो सभी क्लासेस, सभी प्रैक्टिस सेट अटेंड कीजिए। प्लेलिस्ट बनाया गया है, जो अभी आए हैं, नए आ रहे हैं, वो प्लेलिस्ट देखिए, शुरू से प्रैक्टिस सेट सभी को अटेंड कीजिए। प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। हो सके टॉपर नोट्स जिनको प्राप्त करना हो तो व्हाट्सएप करना है आपको, हम नंबर पहले ही बता ही चुके हैं। व्हाट्सएप करिए, टॉपर नोट्स मंगवाइए। प्रिपरेशन इस बार जोरदार कीजिए कि इस बार आप लोग क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ताकि मेन एग्जाम में बैठ सके, एग्जाम को फतेह कर सके, अपने सपने को साकार कर सके, अपने माता पिता के सपने को साकार करें, राष्ट्र हित में शिक्षा का योगदान दे सकें। तो धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।